हृदय और उसके पूरे परिसंचरण तंत्र का एक ऑडियो 3D टीयर डाउन करना है। ये अप्रोच मुझे बहुत पसंद आई। मतलब जब हम इस तरह के एक हाईटेक ब्लूप्रिंट को दिमाग में रखते हैं ना, तो असल में उस जटिलता का सम्मान किया जा रहा होता है जो प्रकृति की सबसे बेहतरीन डिजाइन है। सही बात है। आपको पता ही होगा विलियम हार्वे के बारे में। विलियम हार्वे। हाँ, उन्होंने ही पहली बार हृदय को इसी तरह एक शुद्ध मैकेनिकल पंप के रूप में देखा था। उससे पहले तो बस इसे भावना और आत्मा का केंद्र ही माना जाता था। तो आज रोमांस और कविताओं को थोड़ा साइड में रखकर विज्ञान के चश्मे से इस मस्कुलर पंप को डिकोड किया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि ये क्या है, बल्कि इसका आर्किटेक्चर और इसके मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। और किसी भी मशीन को समझने से पहले उसके हार्डवेयर और प्लेसमेंट को समझना सबसे जरूरी होता है। तो अगर इस प्राकृतिक मशीन के चेसिस और डायमेंशंस की बात की जाए तो ये कितना बड़ा होता है? इसके साइज और वजन में एक बहुत ही दिलचस्प स्केलिंग देखने को मिलती है। मतलब एक नवजात शिशु में इसका वजन महज 20 से 25 ग्राम होता है। सिर्फ 20 से 25 ग्राम? अरे वाह। हाँ, लेकिन जैसे जैसे शरीर की मशीनरी बड़ी होती है, ऊर्जा की मांग बढ़ती है, तो ये इंजन खुद को अपग्रेड कर लेता है। एक वयस्क पुरुष में ये लगभग 280 से 340 ग्राम का हो जाता है और महिलाओं में करीब 230 से 280 ग्राम के आसपास। ये ऑटोमेटेड अपग्रेडेशन तो कमाल का है। और अगर हमारे इस 3D ब्लूप्रिंट में इसके प्लेसमेंट को जूम इन करके देखें तो ये चेस्ट कैविटी में रखा गया है। पसलियों के पिंजरे के अंदर। हाँ, इंसान के शरीर में 12 जोड़े पसलियां होती हैं और ये दूसरी और छठी पसली के बीच बिल्कुल सुरक्षित फिट किया गया है। दोनों फेफड़ों के बीच की इस जगह को मीडियास्टाइनम कहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ मुझे डिजाइन में एक चीज थोड़ी अजीब लगती है। मतलब अक्सर स्पोर्ट्स कार्स में वजन बैलेंस करने के लिए इंजन बिल्कुल बीच में नहीं होता। दिल के साथ भी ऐसा ही है। ये सीने के बिल्कुल बीच में ना होकर हल्का सा बाईं ओर झुका हुआ है। हाँ, और उस झुकाव को अकोमोडेट करने के लिए प्रकृति को दूसरी तरफ की डिजाइन में थोड़ा समझौता करना पड़ा है। अच्छा, वो कैसे? जो हमारा बायां फेफड़ा होता है ना, उसमें इस दिल के झुकाव के लिए एक जगह बनी होती है, खांचा सा होता है, जिसे कार्डियक नॉच कहते हैं। इसी वजह से बायां फेफड़ा दाएं वाले फेफड़े से थोड़ा छोटा होता है। अरे मतलब एक पुर्जे के लिए दूसरे पुर्जे को थोड़ा छोटा कर दिया गया। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक और बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती भी है। वो क्या? ये इंजन दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है। अब जरा सोचिए, कोई भी पुर्जा दिन में 1,00,000 बार हिलेगा तो आसपास के अंगों के साथ, जैसे फेफड़ों के साथ, भारी घर्षण या फ्रिक्शन पैदा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर बिना लुब्रिकेंट के दो धातुएं ऐसे रगड़ खाएं तो कुछ ही समय में टूट फूट जाएंगी। तो क्या अंदर कोई शॉक एब्जॉर्बर भी लगा है? बिल्कुल लगा है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए हृदय के चारों ओर एक दोहरी सुरक्षा परत होती है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम। हाँ, और इस दोहरी परत के बीच में एक विशेष तरल पदार्थ भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर हम अपने 3D ब्लूप्रिंट की भाषा में बात करें तो ये फ्लूइड एक प्रीमियम शॉक एब्जॉर्बर और हाई ग्रेड ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। तो ये धड़कने की वजह से होने वाले घर्षण को रोकता है? हाँ, ये फ्रिक्शन को लगभग शून्य कर देता है। अगर किसी वजह से ये फ्लूइड सूख जाए तो हृदय अपनी ही धड़कन की रगड़ से कुछ ही दिनों में पूरी तरह डैमेज हो जाएगा। बाप रे, मतलब हार्डवेयर अपनी जगह एकदम सुरक्षित है। अब अगर इस डायग्राम में प्लम्बिंग को ऐड करें, क्योंकि बिना पाइपलाइन के कोई भी पंप काम तो करेगा नहीं। बिल्कुल। स्रोतों के हिसाब से देखा जाए तो दो मुख्य पाइपलाइंस हैं, धमनियां यानी आर्टरीज और शिराएं यानी वेन्स। अगर हमारे ब्लूप्रिंट में लाल रंग की चमकती हुई रेखाओं को देखा जाए तो वो धमनियां हैं। और उनका लाल रंग इसलिए है क्योंकि उनमें ऑक्सीजन से भरपूर शुद्ध रक्त होता है। राइट। धमनियों का काम ही इस शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना है। और क्योंकि ये खून सीधे हृदय के पंपिंग के तेज झटके के साथ बाहर निकलता है, तो धमनियों में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और शायद इसीलिए इनकी दीवारें डिजाइन में काफी मोटी और लचीली बनाई गई हैं। एकदम सही पकड़ा। अगर ये दीवारें मोटी ना हो तो पंप के इतने तेज झटके से ये पाइपलाइंस फट सकती हैं। इनमें जो सबसे बड़ी सप्लाई लाइन है उसे एओर्टा कहते हैं, जो सीधे बाएं निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है। और इसके ठीक विपरीत डायग्राम में नीले रंग की जो रेखाएं दिख रही हैं वो शिराएं हैं। इनका काम अंगों से अशुद्ध खून, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे वापस हृदय तक लाना है। इनकी सबसे बड़ी पाइपलाइन को वेना कावा कहा जाता है। बिल्कुल, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद भी है जिसको लेकर अक्सर बहुत कंफ्यूजन रहता है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा वाला डिजाइन। कहा जाता है कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध। ये उल्टा लॉजिक क्यों है भाई? ये सच में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है। असल में पाइपलाइन का नाम उसके अंदर मौजूद खून के रंग से नहीं, बल्कि फ्लो की दिशा से तय होता है। अच्छा, दिशा के हिसाब से। हाँ, प्रकृति का सिंपल सा नियम है, जो भी पाइपलाइन हृदय से बाहर की तरफ जा रहा है वो धमनी कहलाएगा। ओके। अब चूंकि पल्मोनरी धमनी अशुद्ध खून को साफ होने के लिए फेफड़ों की तरफ ले जाती है, मतलब दिल से बाहर जा रही है, इसलिए वो धमनी है, और जो भी पाइप अंदर आ रहा है वो शिरा है। तो फेफड़ों से साफ खून लेकर हृदय में वापस आने वाली पाइप पल्मोनरी शिरा कहलाती है। ओहो, तो ये सिर्फ डायरेक्शन का खेल है। ये नियम वाकई बहुत सी उलझनें सुलझा देता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर धमनियों में पंप का सीधा प्रेशर है जो खून को पैरों तक तेजी से धकेल देता है, तो शिराओं में क्या हो रहा है? मतलब खून वापस कैसे आता है? हाँ, पैरों से अशुद्ध खून ऊपर दिल तक गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कैसे चढ़ता है? शिराओं के नीचे तो कोई मोटर लगी नहीं है। अरे, ये तो प्लम्बिंग के सबसे शानदार डिजाइन सीक्रेट्स में से एक है। कैसे? देखिए, शिराओं में दबाव बहुत कम होता है, तो खून को वापस नीचे गिरने से रोकने के लिए इनके अंदर जगह जगह पर वन वे वाल्व्स लगे होते हैं। वन वे वाल्व्स? जैसे चेक वाल्व्स होते हैं प्लम्बिंग में? बिल्कुल। जैसे ही खून थोड़ा ऊपर चढ़ता है और ग्रेविटी उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है, ये वाल्व झटके से बंद हो जाते हैं। अरे वाह। और खून को ऊपर धकेलने का काम हमारी मांसपेशियां करती हैं। मतलब जब इंसान चलता फिरता है तो पैरों की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और इन शिराओं को बाहर से दबाती हैं, जिससे खून थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की ओर पंप होता है। इसे स्केलेटल मसल पंप भी कहते हैं। यानी हमारा चलना फिरना भी सर्कुलेशन का ही एक हिस्सा है। वॉल्व्स की बात करें तो हृदय के अंदर भी 4 मुख्य वॉल्व्स होते हैं ना, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व और सेमीलूनर वाल्व। हाँ, और इन्हीं वाल्व्स के बंद होने से वो मशहूर आवाज पैदा होती है जिससे हम धड़कन कहते हैं। मतलब ये दिल के धड़कने की आवाज असल में दरवाजों के जोर से बंद होने की आवाज है। बिल्कुल। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तो एक भारी सी आवाज आती है, लब। लब। और जब सेमीलूनर वाल्व बंद होते हैं तो एक तेज और तीखी आवाज आती है, डब। डब। लब डब। हाँ, ये दोनों मिलकर ही एक पूरी धड़कन बनाते हैं। और अगर मान लीजिए ये वॉल्व ठीक से सील ना हो और खून लीक कर रहा हो, तो डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में एक सरसराहट की आवाज आती है, जिसे मरमर कहा जाता है। एग्जैक्टली। ये तो होगी हार्डवेयर और प्लम्बिंग की बात। लेकिन इस 3D ब्लूप्रिंट में एक और चीज है। लाल और नीली लाइनों के बीच कुछ सुनहरी, एकदम ब्राइट गोल्डन रेखाएं भी हैं। वो इस मशीन का इलेक्ट्रिकल ग्रिड है। बिल्कुल। हर मशीन को पावर सोर्स चाहिए। अक्सर माना जाता है कि दिमाग ही हर अंग को चलाता है, लेकिन इस पंप की तो अपनी खुद की ऑटोनोमस पावर सप्लाई है। और यही चीज इसे इतना ज्यादा एडवांस्ड बनाती है। हृदय की मांसपेशियों में लगभग 1% कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन्हें ऑटो एक्साइटेबल सेल्स कहते हैं। ऑटो एक्साइटेबल मतलब खुद ही चार्ज हो जाती हैं? हाँ, इनके अंदर सोडियम और पोटेशियम आयंस का एक केमिकल रिएक्शन चलता है, जिससे ये खुद ब खुद एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट पैदा कर लेती हैं। इन्हें धड़कने के लिए दिमाग के किसी आदेश की जरूरत ही नहीं होती। वाह। इस ग्रिड का जो मेन पावर हाउस है ना, जो दाएं आलिंद यानी राइट ऑरिकल में होता है, उसे SA नोड कहते हैं। ये हमारा प्राकृतिक पेसमेकर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दिल को शरीर से बाहर निकाल लिया जाए और उसे बस सही न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, तो क्या वो अपने आप धड़कता रहेगा? 100% धड़कता रहेगा। जब तक उसे ऑक्सीजन मिलेगी, ऐसे नोड बिजली बनाता रहेगा और दिल शरीर के बाहर भी काम करेगा। ये तो किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? और ये करंट ऐसे नोड से निकलकर AV नोड तक जाता है, जिसे पेस सेटर कहते हैं। फिर वहां से ये करंट बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स नाम के बारीक तारों के जरिए पूरे दिल में फैल जाता है, ताकि पूरा पंप एक साथ सिंक्रोनाइज होकर सिकुड़। लेकिन क्या होता है जब ये प्राकृतिक जनरेटर फेल हो जाए? तब बारी आती है इंसानी इंजीनियरिंग की। आर्टिफिशियल पेसमेकर? हाँ, एक छोटा सा इलेक्ट्रोड सिस्टम जो ऐसे नोड की जगह ले लेता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? इस बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल होता है,
लिथियम दुनिया की सबसे हल्की धातुओं में से एक है। इसका वजन मुश्किल से 20 ग्राम होता है। क्योंकि अगर सीने के अंदर कोई मशीन लगानी है तो उसका वजन तो कम होना ही चाहिए। और लिथियम सालों तक पावर भी देता रहता है ताकि बार बार सर्जरी ना करनी पड़े। बिल्कुल। अब जब प्लम्बिंग जुड़ चुकी है और इलेक्ट्रिकल ग्रिड भी ऑन हो गया है तो इस ब्लूप्रिंट के डैशबोर्ड पर कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी देखने चाहिए। सबसे अहम आंकड़ा है ब्लड प्रेशर 120/80, जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन काम बहुत बेसिक है। हाँ, तो ये 120 और 80 आखिर बताते क्या हैं? ये नंबर इस बात का सबूत है कि इंजन कितनी ताकत लगा रहा है और कब आराम कर रहा है। 120 वाला नंबर है सिस्टोल। सिस्टोल यानी सिकुड़ना। हाँ, जब हृदय पूरी ताकत से सिकुड़ता है और एओर्टा धमनी में खून का एक तेज झटका मारता है। इस जोरदार काम में सिर्फ 0.3 सेकंड लगते हैं। सिर्फ 0.3 सेकंड। और 80 वाला नंबर? 80 का नंबर डायस्टोल है। ये वो पल है जब हृदय की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, एक वैक्यूम बनता है और नया खून अंदर भरता है। इस रीफिलिंग प्रोसेस में 0.5 सेकंड का समय लगता है। मतलब एक पूरी साइकिल या एक धड़कन में 0.8 सेकंड्स का समय लगता है। और अगर हम आरपीएम यानी हार्ट रेट की बात करें तो एक अडल्ट का दिल 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। बच्चों में ये 150 बार और एक भ्रूण में तो 200 बार प्रति मिनट तक पहुंच जाता है। दौड़ते वक्त भी ये 100 के बार चला जाता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही अजीब विरोधाभास लगता है। वो क्या? जो बड़े एथलीट्स होते हैं उनका हार्ट रेट तो सामान्य इंसान से काफी कम होता है ना, लगभग 60 से 68 के आसपास। जो इंसान इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा है उसका इंजन इतनी धीमी स्पीड पर क्यों चल रहा है? यहीं पर एथलेटिक ट्रेनिंग का विज्ञान समझ आता है। इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम? हाँ, लगातार ट्रेनिंग से एथलीट का हृदय एक बड़े और शक्तिशाली पंप में बदल जाता है। सामान्य इंसान के दिल को शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 72 बार सिकुड़ना पड़ता है, लेकिन एथलीट का दिल एक ही बार में इतना ज्यादा खून बाहर फेंक देता है कि उसे जल्दी जल्दी धड़कने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओहो, मतलब एक छोटे जनरेटर को बहुत तेज आवाज के साथ पूरी स्पीड पर चलना पड़ता है, जबकि एक भारी इंडस्ट्रियल मोटर धीमी स्पीड पर भी कई गुना ज्यादा पावर दे देती है। बिल्कुल, परफेक्ट एनालॉजी। कम आरपीएम का सीधा मतलब है इंजन पर कम दबाव और उसकी लंबी उम्र। लेकिन हर मशीन में सिस्टम फेलियर का रिस्क तो रहता ही है। यहाँ अक्सर दो शब्दों के बीच बहुत कंफ्यूजन देखने को मिलता है, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। हाँ, ज्यादातर लोग इन्हें एक ही समझते हैं। लेकिन अगर हम इस प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल ब्लूप्रिंट को याद रखें तो अंतर बहुत साफ है। हार्ट अटैक मूल रूप से एक प्लम्बिंग की समस्या है, राइट? बिल्कुल। देखिए, हृदय पूरे शरीर को खून देता है, लेकिन उसे खुद को भी तो फ्यूल चाहिए ना। कोरोनरी धमनी वो स्पेशल पाइपलाइन है जो दिल की मांसपेशियों को ऑक्सीजन देती है। जब उस पाइप में कोलेस्ट्रॉल या कचरा जमा हो जाता है तो फ्यूल सप्लाई रुक जाती है और दिल का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसे हार्ट अटैक कहते हैं। मतलब इस स्थिति में इंजन चल रहा होता है, मशीन धड़क रही होती है, बस एक पाइप ब्लॉक हो जाता है। हाँ, और इसके उलट कार्डियक अरेस्ट पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल शटडाउन है। यानी एकदम से पावर कट। हाँ, या तो ऐसे नोड करंट देना बंद कर दें या कोई बड़ा वाल्व अचानक जाम हो जाए। इंजन तुरंत बिना किसी वार्निंग के काम करना बंद कर देता है। ये तो बहुत खतरनाक है। और एक डिजाइन फेलियर, दिल में छेद भी तो होता है। हाँ, जिसे वैज्ञानिक भाषा में फोसा ओवालिस कहा जाता है। इसमें दोनों आलिंद यानी ऑरिकल्स के बीच की दीवार ठीक से बंद नहीं हो पाती, तो शुद्ध और अशुद्ध खून मिक्स होने लगता है, जिससे इस मशीन की एफिशिएंसी गिर जाती है। बिल्कुल। अब अगर इस 3D ब्लूप्रिंट को थोड़ा जूम आउट करें और इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो पता चलता है कि ये 4 चेंबर वाला डिजाइन रातों रात नहीं बन गया था। एकदम सही। ये प्रकृति का एक धीमा इंजीनियरिंग अपग्रेड था। अगर मछलियों को देखें तो उनमें केवल 2 चेंबर होते हैं, क्योंकि वो पानी में रहते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म बेसिक होता है। लेकिन जैसे ही जीव जमीन पर आए, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ चलना पड़ा, तो ऊर्जा की मांग बढ़ी। उभयचरों यानी मेंढक वगैरह में 3 चेंबर का सिस्टम आ गया। हाँ, सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स में भी 3 चेंबर होते हैं। हालांकि मगरमच्छ इसमें एक बड़ा अपवाद है, उसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं। क्योंकि मगरमच्छ को विकास के उस दौर का पुल माना जा सकता है जहां ऊर्जा की भारी मांग पैदा हो रही थी, और फिर अंततः पक्षियों और हम स्तनधारियों तक आते आते, जिनमें इंसान, चमगादड़ और व्हेल शामिल हैं, प्रकृति ने एक परफेक्ट 4 चेंबर डिजाइन तैयार कर दिया। 4 चेंबर का मतलब है लाल शुद्ध खून और नीला अशुद्ध खून कभी आपस में नहीं मिलेंगे। और इसी सेपरेशन ने वार्म ब्लडेड जीवों को इतनी तेज ऊर्जा पैदा करने के काबिल बनाया।
लेकिन प्रकृति के डिजाइन की तो कोई सीमा ही नहीं है। चेम्बर्स की बात हो रही है तो एक छोटे से तिलचट्टे के दिल में 13 चेम्बर होते हैं। 13 चेम्बर्स। हाँ, हालांकि उसका खून लाल नहीं होता और वो एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, पर डिजाइन तो अनोखा है ही। और अगर विशालता की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा दिल नीली व्हेल का होता है। उसका वजन करीब 280 से 300 किलोग्राम तक हो सकता है। 300 किलो का पंप, ये स्केल वाकई अकल्पनीय है। इतना बड़ा कि कोई इंसान उसकी मुख्य धमनी एओर्टा के अंदर आराम से रेंग सकता है। अरे बाप रे। लेकिन इंसानों ने न सिर्फ इस मशीन को समझा है, बल्कि इसके पुर्जों को बदलना भी सीख लिया है। हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट। हाँ, 3 दिसंबर 1967 को साउथ अफ्रीका में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने ये असंभव काम पहली बार कर दिखाया। एक पूरी प्लम्बिंग को काटना, इलेक्ट्रिकल ग्रिड को रीसेट करना और नए शरीर में फिट करना। और भारत में भी ये करिश्मा हुआ है। 7 जुलाई 1994 को एम्स दिल्ली में डॉक्टर पी वेणुगोपाल के नेतृत्व में पहला सफल ट्रांसप्लांट हुआ था। ये साबित करता है कि इंसान ने प्रकृति के इस सबसे जटिल ब्लूप्रिंट को लगभग हैक कर लिया।